हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ व्हाई डू वी फॉल इल। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में आपको बता चुका था। डिजीज कैसे होती है, पैथोजेंस की वजह से होती है, कितने टाइप की होती है, ये सब मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर चुका था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अदर डिजीजेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ डिजीजेज डिस्कस की थी आपके साथ, जैसे कि टाइफाइड, जैसे कि निमोनिया, जैसे कि कॉमन कोल्ड, रेबीज जैसी बीमारी में डिस्कस कर चुका था। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर डिजीज दैट इज इन योर सिलेबस। वैसे तो डिजीज यहाँ पे 1000 टाइप्स, मिलियन ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीज आर देयर। बहुत सारी तरह की बीमारियां हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन बीइंग में ही इतनी सारी हजारों लाखों बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, राइट। लेकिन जो आपके सिलेबस में है हमें उन्हीं पे फोकस करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, दैट इज एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस की हम बात कर रहे हैं। ये एक बीमारी है, ये एक हेल्मिन्थ डिजीज है। ये पॉइंट आपको लिखना है, दिस इज हेल्मिन्थ डिजीज। ये एक पैरासाइट्स की वजह से होने वाली बीमारी है, एक वॉर्म की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसको आप हेल्मिन्थ डिजीज भी कहते हैं। इस हेल्मिन्थ डिजीज का जो मेजर कोज है, द मेजर कोज ऑफ दिस हेल्मिन्थ डिजीज इज ए वॉर्म दैट इज कॉल्ड राउंड वॉर्म, और इसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स नाम का एक हेल्मिन्थ है, एक वॉर्म है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, जिसे आप एस्कैरियोसिस कहते हैं। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है, होने वाली जो डिजीज है, इसे आप एस्कैरियोसिस कहते हैं। इस एस्कैरिस का कॉमन नेम जो है वो है राउंड वॉर्म। इसका कॉमन नेम है राउंड वॉर्म, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। दिस इज द कॉज ऑफ एस्कैरियोसिस। इसके अलावा यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इस बीमारी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये बात आपको याद रखनी है। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये मेनली जो बीमारी है, ये कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स, क्योंकि इस जो वॉर्म है जिसको आप राउंड वॉर्म बोलते हैं, एस्कैरिस के जो एग्स होते हैं आपके फ्रूट्स को, आपकी वेजिटेबल्स को, इवन आपके ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। और उस कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, उस कंटेमिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने के बाद यू कैन इजीली सफर फ्रॉम, राइट, एस्कैरियोसिस। इवन ये जो बीमारी होती है, दिस इज वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन ड्यू टू their eating, due to their eating habit of what, soil eating habit, due to their soil eating habit। और अगर contaminated soil को ईट कर लेते हैं तो उनमें एस्कैरियोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटेमिनेटेड फ्रूट्स को खाने से, वेजिटेबल्स अगर कंटेमिनेटेड हो उनको कंज्यूम करने से, एंड इवन ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करने से ये बीमारी हो जाती है। एंड कंटेमिनेटेड सॉइल को कंज्यूम करते हैं बच्चे, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है, राइट, जिसको आप एस्कैरियोसिस कहते हैं। एस्कैरियोसिस में जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एस्कैरियोसिस की वजह से होती है। एंड दिस इज वेरी कॉमन डिजीज इन चिल्ड्रन, अमंग चिल्ड्रन दिस इज वेरी कॉमन डिजीज। तो यहाँ पे जो मेजर सिम्टम्स है एस्कैरियोसिस में जो वो होते हैं, जैसे फीवर इज कॉमन प्रॉब्लम है, हेडेक भी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अलावा यहाँ पे स्टोमक भी कॉमन प्रॉब्लम है, सर दर्द, पेट दर्द, ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम चलती रहती हैं बच्चे के साथ, खास करके हमारे बच्चों में होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकती है, बट मेनली बच्चों को होती है, राइट। इंटरनल ब्लीडिंग भी देखी जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, राइट। एनीमिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये जो एस्कैरियोसिस ये पूरा एक वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म, राइट, ये आपके फूड को सेव करता है, जो भी आप खाते हैं, राइट। इसकी जो इन्फेक्शन साइट है, ये पॉइंट लिखिएगा, इसकी इन्फेक्शन साइट आपकी इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में जो भी खाना जाता है उसको ये शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चों में वीकनेस हो जाती है, क्योंकि यही खा जाता है। इन्फेक्शन साइट जो है वो इंटेस्टाइन है,
ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्कैरिसिस। देयर इज another disease also that we call filariasis, right? filariasis एक अगली और बीमारी में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको आप फिलियारिसिस भी कहते हैं, जिसे आप फिलियारिसिस कहते हैं। फिलियारिसिस या एलिफेंटिसिस भी इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिए। Another disease that I am going to discuss today, फिलियारिसिस और इसे एलिफेंटिसिस भी आप कहते हैं, एलिफेंटिसिस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एलिफेंटिसिस हिंदी में हाथी पांव रोग कहते हैं। फिलियारिसिस ये भी एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज है, राइट? और इसका जो मेजर कॉज है वो भी एक हेलमिंथ्स है, राइट? ये भी एक हेलमिंथ्स इन्फेक्शन है, ये बात आपको याद रखनी है। लाइक एस्कैरिसिस ये भी एक हेलमिंथ्स इन्फेक्शन है और इसका जो मेजर कॉज है जिसकी वजह से बीमारी होती है वो एक हेलमिंथ्स है जिसका नाम है वुकुरेरिया। वुकुरेरिया नाम के हेलमिंथ्स की वजह से इसको आप फिलेरल वॉर्म भी कहते हैं, फिलेरल वॉर्म भी कहा जाता है। इसकी जो मेनली इन्फेक्शन साइट है वो होती है लार्ज साइज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन योर लिम्फ्स। आपके लिम्फ्स में जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो आपके लिम्फ्स में जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ये उनकी इन्फेक्शन साइट होती है। इन्फेक्शन साइट इज लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स खासकर ऑफ लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स इनकी इन्फेक्शन साइट है और इस साइट पे दीज कैन ग्रो अप टू सेवरल ईयर्स, कई सालों तक ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ग्रो अप टू सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक ये यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, राइट? इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये बीमारी एक मच्छर के काटने से फैलती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एक मॉस्किटो जिसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स नाम का एक मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो के काटने से ये बीमारी फैल जाती है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ये हेल्दी पर्सन ने इसके पैरासाइट्स को आसानी से ये जो है इंजेक्ट कर सकता है और ये बीमारी आसानी से फैल सकती है। फीमेल क्यूलेक्स के काटने की वजह से बीमारी फैलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है? सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, तो मेजर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर, राइट? सिम्टम्स में इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, किसमें? स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स, लोअर लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है। स्क्रोटम जो होता है एक जेनाइटल रीजन होता है, ये जेनाइटल ऑर्गन्स में यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो फीट ऑफ सच काइंड ऑफ पेशेंट लाइक एलिफेंट फीट में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि उसको हम एलिफेंट फीट से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटिसिस आल्सो, राइट? फुट रिजेंबल लाइक एलिफेंट, फुट रिजेंबल लाइक एलिफेंट्स फुट। तो इसका जो फुट होता है रिजेंबल लाइक एलिफेंट्स फुट, तो एलिफेंट के फुट की तरह इसका फुट दिखाई देता है। दिस इज ऑल अबाउट फिलियारिसिस और दिस इज ऑल अबाउट एलिफेंटिसिस। तो ये मैंने आपको बताया आज कि ये फिलियारिसिस है, एलिफेंटिसिस है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगली जो बीमारी में डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ए फंजल इन्फेक्शन जिसको आप कहते हैं रिंग वॉर्म, जिसको आप कहते हैं अनदर डिजीज इज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को हिंदी में दाद भी कहा जाता है, दाद, खाज, खुजली, ये सब प्रॉब्लम है ना। अनदर डिजीज इज रिंग वॉर्म that I am going to discuss now. There is another disease that we call ringworm. एक और बीमारी है जिसे आप रिंगवॉर्म कहते हैं।
ठीक है ना। ये एक फंजल डिजीज है, याद रखें, दिस इज ए फंजल डिजीज। ये एक फंजल डिजीज है, यानी कि ये एक फंजल इन्फेक्शन है, राइट। इसका जो मेजर कॉज है वो है एक फंजाई, जैसे माइक्रोस्पोरम नाम का एक फंजाई होता है, जिसकी वजह से आपको दाद हो जाते हैं, रिंगवॉर्म हो जाते हैं, यू नो। एपिडर्मोफाइटन हो गया, एपिडर्मोफाइटन हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है। ये कुछ फंजाई है जिसकी वजह से रिंगवॉर्म जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, माइक्रोस्पोरम की वजह से, एपिडर्मोफाइटन की वजह से, ट्राइकोडर्मा की वजह से, इन फंजाई की वजह से जनरली आपको रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉज आर रिंगवॉर्म। तो इसके बाद हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अगर आप किसी के इन्फेक्टेड अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्फेक्टेड टॉवल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्फेक्टेड कॉम्ब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। ये किसी के भी इन्फेक्टेड क्लोथ इस्तेमाल कर लेने की वजह से ये आसानी से बीमारी आपको लग सकती है, क्योंकि उसको फंजल इन्फेक्शन है, उसको दांत की प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसके यूज्ड क्लॉथ इस्तेमाल किए हैं, राइट। उसके जो है गारमेंट्स आपने इस्तेमाल कर लिए, उसके इस्तेमाल की गई चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आसानी से आप इससे कंटेमिनेट हो सकते हैं, आसानी से आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यूज्ड क्लॉथ्स, खासकर अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, किसी का इस्तेमाल किया हुआ अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। टॉवल्स आप इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्टेड कॉम्ब, इवन कंघे से भी अगर किसी को सर में, स्काल्प में रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम है, उसी कंघे को आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको भी रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इसके मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं, इसमें क्या होता है, आपकी स्किन पे एक पपड़ी सी जम जाती है इस फंजाई की, स्कैली लीजन आप बोलते हैं, स्कैली लीजन्स ऑन स्किन। और खासकर इसका जो अफेक्टेड एरिया होता है, राइट, ये ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं ये फंजाई जो कि आपकी बॉडी के अंदर एकदम वार्म एरिया है, ह्यूमिड एरिया है, राइट। अफेक्टेड एरिया वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में ये मेनली ग्रो करते हैं, ठीक है। खासकर जैसे कि आपका अंडर आर्म्स में प्रॉब्लम हो जाती है रिंगवॉर्म की, ठीक है, ग्रोइन में हो जाती है, ठीक है, बिटवीन टोज, उंगलियों के बीच में हो जाती है, उंगलियों के बीच में भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, स्काल्प पे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, बियर्ड वाले एरिया पे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, बियर्ड एरिया, राइट। तो ये मेनली अफेक्टेड एरिया है जिसकी वजह से, जहाँ पे आपको दाद हो जाता है, जहाँ पे आपको खुजली होती है, ठीक है। और इसमें इंटेंस इचिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बताना भूल गया कि इसमें इंटेंस इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस इचिंग की प्रॉब्लम भी देखी जाती है रिंगवॉर्म के केस में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिंगवॉर्म। इसके बाद जो हमारा अगला है वो कौन सा है, रिंगवॉर्म मैंने आपको एक डिजीज बता दी, एस्कैरिसिस बता दिया, फिलारिसिस बता दिया। इसके बाद टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब इतनी बीमारियों से, अब देखिए हमारी सोसाइटी में इतनी सारी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब इन बीमारियों से आप अपने आप को कैसे बचाएं, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है हमारे लिए कि इतनी सारी बीमारियां हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, इतने सारे लोग बीमार हैं, आए दिन लोग बीमार पड़ते रहते हैं, तरह तरह की इन्फेक्शन उनको होते रहते हैं। इन्फेक्शन से तो एटलीस्ट आप बच ही सकते हैं। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट कहावत है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप बीमार होने से अपने आप को बचा लेते हैं तो ना आपको बीमारी होगी एंड ना आपको किसी केयरिंग की जरूरत होगी, ना आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आप ऑलरेडी हेल्दी है। तो बीमारियों से बचना सिर्फ आपके हाथ में है। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां, काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं और अपने आप की हेल्थ को
मेंटेन रख सकते हैं। ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, सो लिसन केयरफुली। सॉरी, नॉट बीमारियाँ, ऐसे कुछ मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है, यानी कि यहाँ पे रोकथाम आप कैसे करेंगे किसी भी बीमारी की, ये है प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहला पॉइंट है किसी बीमारी को रोकने के लिए पर्सनल हाइजीन। खुद को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है किसी भी इन्फेक्शन की पकड़ से बचने के लिए, किसी भी डिजीज कोज एजेंट से बचने के लिए, किसी भी पैथोजन से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन इज मस्ट। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, रेगुलर बात, रोज नहाइए भाई, जरूरी होता है, लोग नहाते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज गर्मियों में नहीं नहाते हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है, पसीना आ रहा है जी, नहाने का कोई मतलब नहीं, नहाइए, नहाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। रेगुलर बात शुड बी देयर। वो बात अलग है कि सर्दी के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, कश्मीर जैसी जगह पे आप रहते हैं या बहुत ही कोल्ड कंडीशन में आप रहते हैं, तो वहाँ पे आप 1-2 दिन रुक सकते हैं, बिना नहाए काम चल जाता है। लेकिन जहाँ पे गर्मी है, पसीना आ रहा है, फिर भी नहीं नहा रहे, यानी कि आपकी बॉडी, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है स्किन इन्फेक्शन के लिए, तो ज़रूरी है ये रेगुलर बात। ठीक है, अपने दांतों को रेगुलर ब्रशिंग करता रहना चाहिए ना, रेगुलरली टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर बात लीजिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग बाथ हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन में आता है। हैंड वॉश नहीं करोगे तो भी इन्फेक्शन होगा, राइट। ये तो आपके हाथ में, एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए। सेकंड, पब्लिक हाइजीन भी ज़रूरी है। हम खुद का तो हाइजीन मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हमें अपनी सोसाइटी का भी हाइजीन मेंटेन करना है, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है। पब्लिक हाइजीन का मतलब है सराउंडिंग को क्लीन रखना है। तो यहाँ पे प्रिवेंट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आसपास अपने वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए, उसमें मक्खी मच्छर पैदा होंगे और वो बीमारी फैलाते हैं। वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, कहीं भी खुले में शौचालय नहीं जाना चाहिए, घरों में लैट्रिन बाथरूम बनवाइए, क्योंकि वो भी बीमारियों की जड़ है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रिवेंट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। तीसरा, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से फैलती है, मक्खियों के कांटेक्ट में आने से फैलती है, तो मक्खी मच्छरों का इरेडिकेट कीजिए। इरेडिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बरसात का सीजन है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो घरों को पैक करके रखिए। ठीक है, अच्छे से मच्छरों की एंट्री ना हो पाए, और अगर एंट्री भी हो रही है तो यूज ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, ऑल आउट का इस्तेमाल कीजिए, गुड नाइट का इस्तेमाल कीजिए, ओडोमॉस का इस्तेमाल कीजिए। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच आर मॉस्किटो रेपेलेंट, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि मच्छरों के काटने से फैलती है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, ये सब बीमारियां जो है मच्छरों के काटने से फैलती है। तो मच्छरों को अवॉइड करने के लिए उनको रेडिकेट कर दीजिए। आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पानी एवरीडे चेंज करते रहिए, अगर नहीं करते तो पेट्रोल डालिए, जिससे कि मच्छर पैदा नहीं होगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आसपास लोग कचरा डाल देते हैं, बिल्कुल सेंस नहीं है, लिविंग सेंस नहीं है, तो कचरा डाल दिया, वहाँ मक्खियाँ पैदा हो गई। उन मक्खियों से क्या करेंगे, वो मक्खियाँ उड़ के आपके खाने को कंटेमिनेट करेंगी, आपके फूड प्रोडक्ट्स को कंटेमिनेट करेंगी, तो उसको रोकना है आपको। तो उन वेक्टर्स को एरेडिकेट करना है जिससे कि बीमारियां फैलती हैं, तो ये भी एक तरीका है। अनदर पॉइंट, यूज ऑफ वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है जी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा। हम जब 5 साल की एज तक होते हैं, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ये वैक्सीनेशन है। यानी कि इन फ्यूचर आपको पोलियो ना हो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन किया गया, उसके लिए आपको ओरल वैक्सीन दिया गया है, ओरल ड्रॉप्स दी गई हैं, जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दी गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। वैक्सीनेशन किया जाता है स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए।
वैक्सीनेशन किया जाता है पोलियो से प्रोटेक्ट करने के लिए, वैक्सीनेशन किया जाता है डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, टीकाकरण, वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल में हम पढ़ाने वाले भी हैं आपको इन लेटर पार्ट. So this is all about preventive measures. This is all about diseases. My next topic that I will discuss in my next class that will be immunity. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.